हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं अभिषेक कुमार आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम क्लास 7 की हिस्ट्री के लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 दिल्ली सल्तनत का विस्तार का चैप्टर देख रहे थे, जिसमें ऑलरेडी हम काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर चुके थे। जैसे कि हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जाना, उनके राज्यों का विस्तार कैसे हुआ इसके बारे में जाना, हमने मैप की स्टडी करी। साथ ही साथ हमने जो है यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में जो संवाद होते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करा। तो चलिए बच्चों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में, यानी कि तुगलक डायनेस्टी, जो कि ना केवल क्लास 7 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आपके कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में यूपीएससी ने अपना पैटर्न भी चेंज कर रखा है और उसने जो है मिडेवल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया है। तो आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है ये। देखिए, यहाँ पे इस बुक में ये बताया गया है, एक डिस्कशन के माध्यम से बताया गया है तुगलक डायनेस्टी के बारे में। जैसे एक टीचर पूछते हैं कि बच्चों, 1320 में गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बन जाता है और तुगलक वंश की जो है वो स्थापना कर देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जितना भी यहाँ पे ये रेड मार्क दिख रहा है आपको इस तरीके से, ये पूरा एरिया जो है ये तुगलकों का फैलाया हुआ एरिया था। पूरे एरिया में इनका शासन था, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्र को छोड़ करके। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि तब श्रीकांत कहते हैं, क्या कहते हैं, श्रीकांत एक स्टूडेंट है जो अपने टीचर से कहता है कि गुरुजी उसकी योजनाएं क्या थी, उसने अपना एम्पायर इतना ज़्यादा कैसे फैलाया। तब टीचर उसके जवाब देते हैं कि उसकी दो योजनाएं बहुत ही पॉपुलर हुई। पहली योजना तो थी कि दक्षिण में देवगिरी की जो पहाड़ियाँ थीं या दौलताबाद का जो एरिया था, उसने जो है उस एरिया को अपना कैपिटल बना दिया। और दूसरा, चांदी के सिक्के की जगह उसने तांबा या पीतल के सिक्के को अपने लिए सिंबॉलिक सिक्के के रूप में इस्तेमाल किया। अब देखिए, यहाँ पे एक नई राजधानी भी उसने बनाई। कौन सी राजधानी? दौलताबाद। ठीक है। किसके स्थान पे बनाई? पहले लोग दिल्ली को बनाते थे, इन्होंने दौलताबाद को बनाई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत हमले हुआ करते थे। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान बनने के कुछ साल बाद ऐलान कर दिया, क्या, कि दक्षिण में स्थित जो दौलताबाद नाम का जो शहर है, अब सल्तनत की राजधानी वो बन जाएगी। ठीक है। उसने ये आदेश भी दिया कि दिल्ली में रहने वाले अधिकारी, जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी सेनापति, विद्वान आदि हैं, ये सभी जो हैं दौलताबाद चलना स्टार्ट कर दें। और जिन लोगों ने उसके आदेश को नहीं माना, उन्हें उसने कठोर से कठोर सजा दी दोस्तों। जो लोग गए उन्हें रास्ते में बहुत कष्ट सहना पड़ा। कई लोग तो रास्ते में ही मर गए। और दौलताबाद में रहना बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई अपने घर को छोड़ के जाना नहीं चाहता भाई। तो वो क्यों जाना चाहेंगे? सिमिलरली इनके साथ भी हो रहा था। तभी आर्या नाम की एक बच्ची ने पूछा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को अपनी राजधानी क्यों बनाई सर? इससे उसे क्या फ़ायदा हो रहा था? इससे लोगों को तो परेशानी हो रही थी। तभी उनके टीचर ने रिप्लाई किया कि आप सब तुगलक साम्राज्य का नक्शा देखो और समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करो? कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। ठीक है। देखिए, अब ये आप देखिए, दौलताबाद कहाँ है? दक्षिण में है। ये एकदम सेंटर में है। इससे ये दिल्ली का एरिया भी कवर हो जाएगा और साउथ इंडिया का भी एरिया यहाँ से कवर हो रहा है। एक चीज़ तो ये भी है। दूसरा कारण ये है कि दिल्ली में होने की वजह से जो भी उत्तर पश्चिम भारत से आता था वो दिल्ली में ही पहला हमला कर देता था। आप आपने तो पढ़ा ही है मेरे साथ, इतने सारे लेक्चर्स में हमने देखा ही है कि महमूद गजनवी ने किया, मोहम्मद गौरी ने किया, जितने भी आते थे सब वहाँ पे हमला करते थे। तो उसके बाद देखिए, सांकेतिक मुद्रा के बारे में मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी प्रमुख योजना थी चांदी के सिक्कों की जगह जो है तांबे या पीतल के सिक्के चलाना। उन दिनों खरीदने और बेचने के काम जो है चांदी के सिक्के से चलते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी बचाने के लिए ऐलान किया दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही थी। मतलब उस टाइम पे उन्होंने अर्थव्यवस्था को समझा, इकोनॉमी को समझा, और उन्होंने कहा चांदी तो महंगी होती है, उसके जगह हम तांबे के सिक्के चलाएंगे और उसके ही मूल्य पर तांबे के सिक्के चलेंगे। अर्थात अगर पहले एक चांदी के सिक्के पर 10 मान गेहूं मिल जाता था, तो अब एक कांसे के सिक्के के बदले भी उतना ही गेहूं मिलेगा, ऐसा उन्होंने ऐलान करवा दिया पूरे नगर में। तब टीचर बोलते हैं, क्या, कि उन दिनों पूरी दुनिया में चांदी की कमी हो रही थी और चांदी की कीमत भी बढ़ रही थी, जैसे कि मैंने कहा।
और शायद इसे देखकर ही वह चांदी को बचाना चाहते थे दोस्तों। ठीक है, कारण जो भी हो उसका नतीजा बहुत ही गलत हुआ। लेकिन कैसे? कई लोगों ने बहुत सारे जाली तांबे के सिक्के बनाना प्रारंभ। अब देखिए क्या है ना, जो चीज़ें सस्ती में मिल जाती हैं उसके जाली चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे कि इंडियन करेंसी, उसके जाली नोट भी बनने लग जाते हैं। ठीक है, और इसके सिक्के ढलवा लिए और उसे बाजार में चलाने लगे। चांदी की जमाखोरी होने लगी इससे, और इस कारण पूरी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। अंत में मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के को वापस ले लिया और लोगों को तांबे के बदले चांदी के सिक्के फिर से दे दिए। इससे राजकोष जो है उनका खाली हो गया, और इसी तरह उसका दबाव में कर वृद्धि, काराजिल और खुराशान अभियान भी फैल हो गया दोस्तों। क्लियर है? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताते समय मैं आपको सिक्के के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आप सभी को पता होगा कि इंडियन करेंसी में माफ़ कीजिएगा, पहले 1 रुपये का कॉइन आता था। वो 1 रुपये का कॉइन थोड़ा सॉलिड हुआ करता था, थोड़ा वजन ज़्यादा होता था। लेकिन अब जो है सस्ते कॉइन्स आने लगे हैं जो छोटे छोटे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले का जो 1 रुपये का कॉइन आता था उसको कई लोग क्या करते थे, पिघलाते थे, और उसको पिघलाने के बाद जो मेटल था वहाँ पे उसकी वैल्यू 1 रुपये से ज़्यादा होती थी। जैसे इस 1 रुपये के कॉइन से लगभग ये 1 रुपये इसका वैल्यू है। अब इससे जो है बांग्लादेश के लोग जो हैं 10 ब्लेड बनाते थे और बांग्लादेश में ले जा करके बेचते थे। कुछ लोग ऐसे करते थे, इंडिया के भी कुछ लोग थे उनमें, कि 1 रुपये के कॉइन के सिक्के को पिघलाते थे और नकली रूप में इसको 10 ब्लेड बनाते थे, और एक ब्लेड 1 रुपये का हुआ तो 10 रुपये हुआ ना टोटल, तो उस 1 रुपये से 10 रुपये की अर्निंग करते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे सिक्के यहाँ से गायब होने लगे। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए आगे की इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं यहाँ पे। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उस 1 रुपये के सिक्के को बंद करा और वो हल्की वाली 1 रुपये के सिक्के उन्होंने जारी करे। अब मोहम्मद बिन तुगलक की ये योजनाएं भले ही असफल रही हो, लेकिन उसका एक काम जो है वो तारीफ़े काबिल था दोस्तों। वह किसी को ऊंचे पद पर नियुक्त करते समय यह नहीं देखता कि वह आदमी भारतीय है, तुर्की है, हिंदू है या मुस्लिम है, या अमीर है या गरीब है, एक कारीगर का बेटा है या सेनापति का बेटा है। जो उस पद के लायक होता था वो उसको उस पोस्ट को दे देता था, उसको नौकरी दे देता था। इसका नतीजा यह हुआ कि पुराने तुर्क अमीरों की जगह सामान्य लोगों ने भी ऊंचे पद प्राप्त किए, और इसके सबके बावजूद भी समस्या यह थी कि सल्तनत बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि दिल्ली से पूरे साउथ इंडिया की तरफ शासन चलाने आ गया वो। अब उतने बड़ी एरिया को कैसे संभाल लेता वो, और उसे एक रखना जो है उसको मुश्किल हो गया। जगह जगह सुल्तान के खिलाफ विद्रोह होने लगे, और कुछ समय बाद जो है लगभग हर प्रांत एक स्वतंत्र सल्तनत बन जाता है। सेम गलती जो है मुगल शासक जो है औरंगजेब करता है 1707 में। वो भी जो है दिल्ली की तरफ अधिकार कर रहा था, लेकिन दक्षिण भारत में ज़्यादा समय बिताता है, जिसकी वजह से दिल्ली का क्षेत्र खुला छूट जाता है ना। तो जैसे आप देख लो, समुद्रगुप्त के बारे में हमने पढ़ा, तो समुद्रगुप्त ने क्या करा था? समुद्रगुप्त ने यही करा था ना, कि वो जाता था जरूर साउथ इंडिया में अटैक करके जीत जाता था, लेकिन उस क्षेत्र को ग्रहण मोक्ष नीति के तहत उनको ही सौंप देता था कि आप हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लो, बस हमको उतना ही चाहिए, और इसके अलावा आप क्या करोगे, आप हमको टैक्स पे करोगे, बस हम आप पे शासन नहीं करेंगे। और इसी वजह से उनका शासन चल रहा था। अब देखिए, इस सब के बावजूद यह समस्या थी कि सल्तनत बहुत बड़ी हो गई और उसे एक रखना मुश्किल हो गया। जगह जगह पर सुल्तान के खिलाफ विद्रोह हुए, और कुछ समय बाद हर एक प्रांत स्वतंत्र बन गया। छत्तीसगढ़ पर सल्तनत कालीन शासकों का प्रभाव नहीं था। जैसे अगर आप बात करें रतनपुर की, रतनपुर के कलचुरी राजा यहाँ राज करते रहते थे। ठीक है, और इनके अंतर्गत कई प्रकार के जमींदार थे यहाँ पे, और इसलिए यहाँ पे जमींदारियाँ प्रणाली चलती थी, और यहाँ की राजनीति में आदिवासी समाज का भी महत्वपूर्ण भूमिका था। तो फाइनली आपका ये चैप्टर जो है दोस्तों कंप्लीट होता है। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, जल्दी आएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इसको। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ही अच्छे वीडियोस मैं आप सभी के लिए लेके आऊँगा, और आपके कोर्स को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो पढ़ा रहा हूँ। क्या दिक्कत है शेयर करने में, है कि नहीं दोस्तों? सो अगर आपको कोई और नए सब्जेक्ट के लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट भी करके बता सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। जय हिंद।